टू लर्न, हमारे पास जो ओवरऑल जो है वो व्हाट आर द की की जो है वो लेसन्स जो इम्पोर्टेंट हमारी जो समझ लें फाइंडिंग्स है वो क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ आईसी टू आईक्यू इज नेसेसरी कंडीशन नो मैटर द ऑब्जेक्टिव इज। देखें, हम कोई भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो, वेदर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मिनिमाइज कॉस्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो आपको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है और आपको आउटपुट गिवन है, या फिर आपको जो है वो टू मैक्सिमाइज आउटपुट व्हेन द कॉस्ट इज गिवन, या फिर कॉस्ट गिवन है और आपको आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। तो इन दोनों कंडीशंस में आपकी जो टेंडेंसी ऑफ आईसी टू आईक्यू है इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ के एंड एल, ठीक है जी। तो ये चीज हमने यहाँ से, तो द टेंडेंसी कंडीशन कैन बी रिटन एज, ओके, हाउ कैन वी, जो अब थोड़ा टेंजेंसी कंडीशन को थोड़ा समझें और थोड़ा मतलब डेप्थ में समझें। द टेंजेंसी कंडीशन कैन बी रिटन एज स्लोप ऑफ आई क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आई सी, यानी कि आइसोकॉन का स्लोप और आई सी यानी कि आइसोकॉस्ट का स्लोप आपस में बराबर हो जाए। तो स्लोप ऑफ आई क्यू क्या है, इज नेगेटिव ऑफ रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एल टू दैट ऑफ के, ठीक है जी। तो इसका मतलब है मैं स्लोप ऑफ आई क्यू लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। और स्लोप ऑफ आई सी क्या है, इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ वेज रेट एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। तो इसको अगर ये कंडीशन अगर मैं बराबर लिखूं तो मैं इसको आई कैन आई कैन राइट दिस थिंग एज दिस। तो मेरे पास क्या आ गया कि दिस इज द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट एंड दिस इज द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो इसको मैं, ये माइनस माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास ये दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। इसको मैं रीराइट कर सकता हूँ इस पे, एम पी ओवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर आर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, ठीक है जी, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय आर। तो अगर इसको देखें आप, व्हाट इज दिस, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपकी लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट पर वेज रेट पे या कॉस्ट ऑफ लेबर पे, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ के है पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो दिस सजेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, दैट द इनपुट कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, इनपुट कॉम्बिनेशन इज एफिशिएंट। ये जो कॉम्बिनेशन ये आपकी इफिशिएंसी की है, दिस इज वेयर द मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, ये आपकी ये कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सजेस्ट दैट द इनपुट कॉम्बिनेशन इज efficient when marginal product per dollar of input cost is same for both inputs, ठीक है जी। मार्जिनल प्रोडक्ट पर डॉलर, ठीक है, पर डॉलर, ये क्योंकि ये मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये डब्ल्यू जो है वो प्राइस ऑफ लेबर है, तो पर डॉलर ऑफ इनपुट कॉस्ट इज सेम फॉर बोथ इनपुट्स। जब इसकी मार्जिनल प्रोडक्ट और इसकी पर डॉलर के बेसिस पे सेम हो जाएगी मार्जिनल प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे कि ये एफिशिएंट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। अच्छा, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पर डॉलर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पर डॉलर। अगर इस मेरे पास लेबर और कैपिटल के अलावा और भी कुछ हैं फर्ज करें, तो वो भी मैं आपको इसमें ऐड कर सकता हूँ। फर्ज करें इसको मैं इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, से फॉर एग्जांपल कैपिटल, लेबर और इसके अलावा से फॉर एग्जांपल मैं कोई और भी इसमें ऐड कर देता हूँ फैक्टर। मिसाल के तौर पे आप जो है वो आप एंटरप्रेन्योरशिप कर लें, फर्ज करें एमपीई, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्ज करें, और उसकी भी कोई फर्ज करें उसका प्रॉफिट है या कुछ है, तो ये आपका, तो इफ आई ये मेरा टू इनपुट केस है, लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा भी इनपुट है तो ये चीज ऐसे ही मैं कंटिन्यू करके लिख सकता हूँ। तो दिस प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू प्रोडक्शन फंक्शन विथ मोर देन टू इनपुट्स। मेरे पास यहाँ पे टू इनपुट्स हैं, अगर टू इनपुट से ज्यादा भी हैं तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो दिस इज द बेसिक ऑफ
एफिशिएंसी। अच्छा जी, अब जस्ट वन मोमेंट। ओके जी। अब देखें, अब एक दूसरी चीज़ हम जिसे कहते हैं तो एक चीज़ होती है देन वी कैन आल्सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन आल्सो सजेस्ट कि अब यहाँ पे तो हमारी ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन है। तो एक दूसरा सवाल हो गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या है? तो हमने देखा कि प्रॉफिट आपकी फर्म जो है वो जब ऑप्टिमल इनपुट कॉम्बिनेशन पे जो है वो करेगी, व्हेन यू आर कंबाइनिंग योर इनपुट्स मोस्ट एफिशिएंटली और आपने ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन अचीव कर ली, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन वहाँ पे आपको अचीव हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है आपकी, यानी कि दिस थिंग, ये जो कंडीशन है, ये ना सिर्फ एफिशिएंट कॉम्बिनेशन की है, बट इट इज़ आल्सो द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़। दिस इज़ सेम, यही कंडीशन आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन, ठीक है? आप इसको ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे, बात है। ओके जी, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर मैं परहैप्स आखिरी टॉपिक आपका करूँ इस आज के लेक्चर में। सिंपल सा सवाल है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, व्हाट हैपेंस टू क्यू व्हेन वी डबल ऑल इनपुट्स? ठीक है? इसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। What happens to Q when we double the inputs or double the L and K simultaneously? अगर मैं एक ही साथ कैपिटल और लेबर की इनपुट को डबल कर दूं, तो क्वांटिटी मेरी डबल होगी या क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा? दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड, कि वी वांट टू सी। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेसिकली कि मैं अगर इनपुट अपनी डबल कर दूं तो क्या मेरा आउटपुट भी डबल होगा? तो देखें, इसका जवाब डिपेंड करता है। कभी-कभी ये होता है कि जब आप इनपुट जो है वो डबल करते हैं, तो हो सकता है कि आउटपुट भी डबल हो जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इनपुट बढ़ाते जाएँ तो आउटपुट भी आपका इसी तरीके से डबल होता चला जाए। तो 3 कंडीशंस मुमकिन हैं। इ वो कौन-सी हैं? वो हम देख सकते हैं। रिटर्न टू स्केल कैन बी कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। रिटर्न टू स्केल कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इंक्रीजिंग भी हो सकते हैं, डिक्रीजिंग भी हो सकती हैं। कांस्टेंट कैसे होगा? मिसाल के तौर पे, अब ये थोड़ा आप मैथमेटिकली चीज़ों को थोड़ा समझें। इट्स वेरी सिंपल थिंग। फर्ज़ करें ये आपका आपने ये 2L, ये आपका लेबर है, ये आपका कैपिटल है। आपने लेबर को भी डबल कर दिया और कैपिटल को भी डबल कर दिया। ये एफ ऑफ एल पहले था, एफ ऑफ के और एल, अब या एल और के, अब मैंने एफ ऑफ 2L और 2K कर दिया। इसका मतलब है मैंने लेबर और कैपिटल को डबल कर दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ये फंक्शन है, जब ये आप ले अब मेरे पास क्या होता है, Q इज़ इक्वल टू एफ ऑफ के एंड एल, ऐसे होता है। तो देखें, अब मेरे मैं अगर फ़र्ज़ करें, मैं अगर एफ इसको अगर मैं डबल कर दूँ, 2K और 2L कर दूँ, तो फ़र्ज़ करें मेरी जो क्वांटिटी है वो H के साथ बढ़ जाती है, फ़र्ज़ करें। तो ये H के साथ बढ़ जाती है, ठीक है? तो अगर इफ H इज़ इक्वल टू 2, तो क्या मैंने 2 के साथ इसको डबल किया है, तो इफ H इज़ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है मैं जब इनपुट को डबल करूँगा तो आउटपुट भी मुझे डबल हो जाएगा मेरा। इनपुट भी डबल तो आउटपुट भी डबल। ये एक दूसरी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, H इज़ ग्रेटर दैन 2, मतलब क्या होगा कि मैं जब इनपुट डबल कर रहा हूँ तो आउटपुट मेरा डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। डबल आउटपुट से मुझे आउटपुट डबल इनपुट इनपुट डबल करने से मुझे आउटपुट डबल से ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है जी? अच्छा, तो ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। पहली वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? h इज़ इक्वल टू 2, तो ये आप देखें, ये 2q है और ये इसका मतलब है, तो डबल कर दिया तो डबल मिल गया। तो दिस इज़ 2q, यानी कि इट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है? और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या हुआ? आपने
इसको डबल किया, लेकिन आपके रिटर्न्स जो है वो h आपका जो है वो ग्रेटर देन 2 है, तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और इफ h इज लेस देन 2, तो हम कहेंगे कि इट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है जी, दिस इज समथिंग वी हैव टू नो। अच्छा, अब इसको अगर हम अब कॉप डगलस फंक्शन पे अगर हम करें, अप्लाई करें, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, तो ये मेरा है q इज इक्वल टू 100 के, ये मेरी 0.5, और ये अल्फा इज इक्वल टू 0.5 एंड बीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इफ k इज इक्वल टू 10 एंड l इज इक्वल टू 10, तो आप देखेंगे अगर इसमें आप k की वैल्यू 10 डालें और l की वैल्यू भी 10 डालें, तो आपको ये जो q मिलेगा, ये जो 1000 मिलेगा। लेकिन अगर आप k की वैल्यू बढ़ा दें, यानी कि k की वैल्यू डबल कर दें, 20 कर दें, और l की वैल्यू भी डबल कर दें, 20 कर दें, तो आप देखेंगे कि आपको ये जो क्वांटिटी मिलेगी वो 2000 मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपने क्वांटिटी डबल की, सॉरी इनपुट डबल किया, तो आपको क्वांटिटी भी आपकी डबल हो गई। तो इसका मतलब है दिस इज कौन सा, ये क्या है, दिस इज नोन एज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल या CRS। मोर जनरली, अच्छा, अब अगर मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन ये है, अगर मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ डगलस है, तो उसको मुझे कैसे पता चलेगा कि वेदर आई एम गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो मेरे पास देखें, ये मेरे पास इसकी जो है b है, इसकी जो c है, ठीक है, ये इसका पावर b है, ये कॉफ डगलस फंक्शन है, इसमें ये मैं इसको जनरल अलजेब्रिक टर्म में लिख रहा हूँ। L का पावर b है और k का पावर c है। तो अगर ये b और c आपस में है, तो मैं इनको कैसे मुझे मालूम पड़ेगा कि वेदर ये मुझे रिटर्न्स इंक्रीजिंग हो गए या डिक्रीजिंग हो गए। तो इट इज वेरी सिंपल, कैसे कर सकता हूँ मैं, देखें, b प्लस सी, ये जो है ना b और ये c, अगर ये b और c की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0.5 और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 0.5, इसको मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 1 के बराबर है, इफ b एंड c, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, तो मैं इसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर b प्लस सी इज ग्रेटर देन 1, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और इफ b प्लस सी इज लेस देन 1, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है। तो कॉफ डगलस फंक्शन में आसानी के साथ हम सिर्फ इन वैल्यूज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वाली है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाली है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वाली। ओके जी, वालेकुम सलाम। सर वो जो आपने असाइनमेंट दी थी कुछ टाइम पहले, तो वो असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए करनी है या आपको भेजनी भी है कुछ टाइम बाद? भेजनी है बाबा, उस वो तो एग्जाम की असाइनमेंट होगी, उसके उससे रिलेटेड सवाल आएंगे आपको एग्जाम में। वो भेजनी भी है सर?